जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका एक नए वीडियो में। एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास का चैप्टर 9 है हिस्ट्री। इसका मतलब 8 चैप्टर पहले हो चुके हैं। एनसीईआरटी जियोग्राफी भी कंटिन्यू चल रही है। उसमें सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई, सेवेंथ कंटिन्यू है। पीवाईक्यू चल रहे हैं यूपीएससी के, आप सुविधा अनुसार अपना लाभ उठा सकते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री मेंटरशिप और फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, यानी पर्सन्स की बात हो रही है। और हमने यूपीएससी के पीवाईक्यू जो कर रहे हैं सीरीज, उसमें देखा है कि पर्सन्स ऐसा कोई साल नहीं बीतता जिस साल क्वेश्चन ना आए। कितना महत्वपूर्ण है पर्सन, जैसा कि मैं बताता हूँ। PPL, पर्सन प्लेस लिटरेचर, बहुत क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू की सीरीज। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। जो पुराने हैं वह ठीक है, जो नए हैं वो हिस्ट्री का पहला वीडियो अवश्य देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे क्या श्रृंखलाएं चलेंगी आगे 3-4 महीनों में। बाजार में घूमती जगनी, जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सोख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बस ट्रक पर आते थे, रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी, ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाई जाती थी और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कल के वीडियो में, काले पॉलिश वाले बर्तन। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। हमने पीवाईक्यू में एक पोर्ट देखा था जहाँ से काली मिर्च का आयात निर्यात होता था। आपको क्या याद है पीवाईक्यू में कौन सा प्लेस था? क्योंकि रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो नए हैं उन्हें बता दो, जो मैं हाईलाइट करता हूँ वह आपके लिए नोट्स का काम करते हैं। आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो हाईलाइट वाला जो है वो नोट करते रहें। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अरिकम एड्डू आपको पता होगा, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे? व्यापार के तरीके से कुछ खरीदा होगा तो सिक्के दिए होंगे। व्यापार से जुड़ी एक कविता देख लेते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिले हैं। पीवाईक्यू में संगम कविताएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित कुहार पत्तन, यहीं से पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने कल देखा था। पीवाईक्यू क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। एक क्वेश्चन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाएं। क्या तुम बता सकते हो इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता था? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो सूची है वो बहुत महत्वपूर्ण की है। सीधे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि किन किन चीज़ों का आयात निर्यात होता था। तो घोड़ा, काली मिर्च,
रत्न कहाँ से लाए जाते थे ये भी पूछ लेगा, तो हिमालय से रत्न सोना। चंदन की लकड़ियां कहाँ से लाई जाती थी? दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां। दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे। उल्टा कर देगा, पूर्वी सागर से मोती मंगा देगा और दक्षिणी सागर से मूंगा बना देगा, तो हम वहाँ गरबा करेंगे बैठ के। गंगा और कावेरी की फसलें। खाद्यान्न कहाँ से लाते थे? श्रीलंका से। मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ म्यांमार से लाते थे। ठीक है, तो ये पता होने चाहिए आपको। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी करते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। मेन बात है कि ये मानसून के बारे में जानते थे और उसका लाभ भी उठाते थे। समुद्री तटों से लगे राज्य। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जितना मोस्ट लिखे उतना कम है, तो अपनी पेटियां बांध लो और ढंग से बैठ जाओ, क्योंकि जितना मोस्ट लिखो उतना कम है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। कौन कौन से थे वो? चोल, चेर, पांड्य। तो आपने पीवाईक्यू में देखा था मेरे साथ कि संगम कविताओं से क्वेश्चन पूछा गया है कि संगम कविताओं में क्या क्या लिखा है, कौन सी संगम कविता में क्या लिखा है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ संगम कविता में मूवेंदार की चर्चा है, पूछा जा सकता है। सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण संगम कविताओं में चर्चा में मिलता शब्द मूवेंदार क्या है। नीचे लिखा होगा पत्तन, लिखा होगा राजधानियाँ, लिखा होगा सोने के सिक्के, लिखा होगा साम्राज्य। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 आप अपनी किताब में पीछे पलटिए और देखिए जाकर, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। आप ऐसे बनाएंगे तो इधर चेर थे, इधर पांड्या थे और इधर चोल थे। तो यहाँ पे चोल कर देंगे, यहाँ पर पांड्य कर देंगे, यहाँ पर चेर कर देंगे। इनके कुछ पत्तन भी थे, पोल्ट भी थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन तीनों मुखियाओं के दो दो सत्ता केंद्र थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन तो यह भी है। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। तो यह भी कभी भी स्टेटमेंट बना के दे देगा। हमारा एसटी का मतलब होता है यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। यस, राइट। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? चोलों का पत्तन पुहार या इसे ही कावेरी पट्टिनम कहते हैं। पांड्यों का की राजधानी मदुरई। तो चोलों का पत्तन पुहार था, पुहार से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। मदुरई से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये कर के बजाय क्या उपहारों की मांग करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदार, सिपाही, कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। उन्हें कीमती जवाहरात जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि सातवाहन ही थे जिन्होंने चैत्य, विहार और स्तूपों का निर्माण
बहुत अधिक मात्रा में कराया, जो महाराष्ट्र की और उत्तरी कर्नाटक वाले हिस्से में फैले हुए थे। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ये एक ऐसा राजवंश है जिनमें माता जी का नाम राजाओं के नाम के साथ लगता है। तो अगर यह भी स्टेटमेंट आए कौन सा ऐसा राजवंश है जिसमें उनकी माता जी का नाम साथ में लगता है, तो वह राजवंश सातवाहन है। राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ मतलब जब आप उत्तर से दक्षिण आओगे तो यहीं पे सातवाहन बैठते थे और इसीलिए दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। अभिलेख किसका था? उनकी माता श्री का था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी, यानी इसने इधर 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 सभी जगह अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? क्योंकि तटों पर इसका नियंत्रण होगा वही बाहर व्यापार करने में ज़्यादा सुविधा प्राप्त करेगा। रेशम मार्ग की कहानी। आज अगर आपको पता होगा तो सिंगापुर जिस लोकेशन पे है वहाँ सिंगापुर इसलिए बना क्योंकि वह तट इतना महत्वपूर्ण है कि लोग आते हैं और जाते हैं। वहाँ चीन और इधर जापान को जाने वाला जो भी रास्ता है उसके लिए वो बहुत अच्छे जगह पर है, जिससे सिंगापुर बन गया। अब चलते हैं रेशम मार्ग की कहानी पढ़ते हैं। रेशम मार्ग क्या है, ये अपना प्यारा सा भारत देख लेते हैं। इधर चीन है और इधर है अपना मध्य एशिया, अरब और यूरोप। इधर से इधर एक रास्ता जाता था जिसे रेशम मार्ग कहते थे। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, जिसके बारे में पिछले चैप्टर्स में थोड़ा बहुत हमने बताया था, वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ क्योंकि उसका जो कश्मीर का हिस्सा था वह इसी रेशम मार्ग पर पड़ता था, या यूँ कहें उसके राज्य कश्मीर के पास में रेशम मार्ग पड़ता था। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा और चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे। अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आप अपने जो भी ये एनसीईआरटी की बुक है उस बुक में पीछे पेज पलटेंगे 5-6 पेज, तो एक बड़ा सा आपको मैप मिलेगा येलो कलर का, उसमें ये रेशम मार्ग बना है। उस पर आप 5 मिनट के लिए मंथन कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे वीडियो बना के अलग से समझा दूंगा। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे ले जाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। हमने देखा ही, ये हमारा जो भारत का नक्शा है, इसके इधर भी हिमालय पूरा है, ट्रांस हिमालय पूरा है, इधर भी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे जो चीन वाला है वो सब थोड़ा सा पठारी एरिया है। आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ये मानचित्र 6 पेज नंबर 76-77 पे है। आप इस पे 5 मिनट लगाइएगा आफ्टर दिस वीडियो। अगर ना समझ में आए तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी उसमें है कुछ नहीं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मेंस में भी क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिंपल सी बात है, अगर आप सुनसान रास्ते से जा रहे हैं तो कोई लूट लेगा, लेकिन जिस राज्य से जा रहे हैं आप उस राज्य में इंटर करते ही उस राजा को कुछ कर, शुल्क या कुछ तोहफा दे दोगे तो राजा उस अपने एरिया में आपको सिक्योरिटी प्रदान कर देगा। आगे फिर दूसरा राज्य पड़े, उस राजा को भी थोड़ा सा दे दो तो वह भी सिक्योरिटी प्रदान करेगा। ऐसे आप पहुंच जाएंगे और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, मैंने बता दिया। कुषाणों में ही सबसे बलशाली, सबसे समझदार और सबसे महान राजा हुआ है कनिष्क, जिसने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी, जिसकी दो राजधानियां, एक पेशावर और एक मथुरा हुआ करती थी। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तक पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। मैंने बताया कुषाण। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। अब आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, ना कि सबसे पहले शासक कुषाण थे। अगर आ जाए स्टेटमेंट इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कुषाण थे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी जितने भी शासक थे उनमें से एक कुषाण भी थे, ये ध्यान रखिएगा। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्योंकि पहाड़ी इलाका ज़्यादा था, कुछ रेगिस्तानी इलाका भी था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। वहाँ आप मानचित्र 77 पेज पे देखेंगे, मिलेगा। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी, हमने बता ही दिया। अब आते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। जैसे कि कुषाण के बारे में मैंने बताया, चौथी बौद्ध संधि पढ़ लेते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसके करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई आपके लिए। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो अश्वघोष ने संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था, इम्पोर्टेंट है। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। आप PYQ देखते थे तो उसमें मैं बताया करता था कि देखो, महायान वाली चीज़ को हीनयान में डाल दिया और हीनयान वाली चीज़ को महायान में डाल दिया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन PYQ अभी तक हम कर चुके हैं। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ से, आप नोट डाउन करें। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, जिनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। तो पहले क्या था, उनकी जो संकेत थे वो किसी और चीज़ से दर्शाए जाते थे। जैसे हाथी का मतलब कुछ होगा, कुछ घोड़े का मतलब होगा, कुछ पीपल का मतलब होगा, ऐसे था। लेकिन बात को क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यहाँ पर देखते हैं सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र बना हुआ है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखें। वृक्ष और खाली आसन को मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई। लेकिन बुद्ध की मूर्ति आपको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि पहले बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। बुद्ध ने स्वयं मूर्ति का विरोध किया था।
लेकिन बाद में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं और अधिकांश प्रतिमाएं मथुरा और कुछ तक्षशिला में भी बनाई गईं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कनिष्क जो है वह महायान शाखा से बिलोंग करता था। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? बोधिसत्व। अब बोधिसत्व पे कितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, आपने पीवाईक्यू में देखे कि कितना महत्वपूर्ण ये वर्ड है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बोधिसत्व वे थे जो तपस्या करते थे, बुद्ध की बातों को मानते थे और वह सब करते थे, लेकिन उन्होंने ये तपस्या ये सब छोड़कर क्या सोचा कि जो अन्य लोग हैं उनको निर्वाण प्राप्ति में मदद की जाए, यानी एक टीचर की भूमिका अदा करने लगे। जैसे मैं अपना यूपीएससी छोड़कर अब थोड़ा सा टीचर तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ स्टूडेंट हूँ, लेकिन टीचर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रेरणा मेरे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, इसरो में उनका हो गया था, बहुत कुछ कारणों की वजह से नहीं गए, उनकी किताबें भी चलती हैं बीएससी में। वह हमेशा अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट कहा करते थे और कभी अपने आप को प्रोफेसर या टीचर नहीं कहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं कितना भी सीख जाऊँ, मैं फिजिक्स को पूरा नहीं सीख सकता, मैं कभी टीचर नहीं बन सकता। तो वहीं से मैं भी स्वयं को कभी टीचर नहीं कहता हूँ। मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, मैं जियोग्राफी का विद्यार्थी हूँ। मैं कभी टीचर नहीं कहता, और नहीं कहना भी चाहिए, क्योंकि आप कभी टीचर बन ही नहीं सकते, इतना भंडार है, चाहे वो मैथ हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कुछ भी हो। तो ये क्या करते थे, ये खुद की निर्वाण प्राप्ति कर सकते थे, सांसारिक परिवेश छोड़कर ध्यान साधना कर सकते थे एकांत में, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि जो ये अन्य लोग हैं, इनकी जो निर्वाण प्राप्ति है, इनकी जो तपस्या है, उसमें मदद की जाए। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई, यानी बोधिसत्व की भी पूजा शुरू हो गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खुदाई गईं। उदयगिरी और खंडगिरी क्या बौद्ध धर्म से संबंधित थी? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और किसने इनको बनवाया था? इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा, यानी जिसके पास पैसा होता था, मनी होता था, वो बनवाता था। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के तटों के पास बनाई गई, क्योंकि इधर बढ़िया सा पहाड़ था, पर्वत था, उन्हीं पर्वतों के अंदर गुफाएं बना दी गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। कोई दिक्कत नहीं, जब गुफा बनी है, जब बारिश वारिश होगी तो आदमी उसमें शरण ले ही सकता है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित सभी देशों में फैला। कुछ आपको फोटो दिखा देते हैं। मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्रण है। ये वाली कहाँ बनी है? मथुरा में। ये वाली कहाँ बनी है? तक्षशिला में। तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। यानी आप देखोगे ये वाली तक्षशिला में बनी है और ये वाली मथुरा में बनी है, इन दोनों में आपको क्या अंतर दिख रहा है? मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? ये मथुरा में होती है, तक्षशिला में तो नहीं बनी है। आप ऊपर इसको पढ़ के इसको ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा कि कपड़ों में क्या भिन्नताएं हैं।
हम एक और संप्रदाय की तरफ चलते हैं, थेरवाद। जब आप PYQ देख रहे थे, उसमें कितने बौद्ध के संप्रदाय और जैन के संप्रदायों की बात हुई थी, चाहे वो महायान हो, चाहे वो शून्यवाद हो, चाहे थेरवाद हो, या नीति मीमांसा जैसे हिंदू धर्म के संप्रदाय हों। संप्रदायों पर बहुत बात हुई है, महायान, हीनयान सब। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला, यानी जो इंडोनेशिया वगैरह और वो सब हैं वहाँ कैसे फैला। महायान, हीनयान, थेरवाद ये सब बौद्ध धर्म की संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के टूटने के बाद ये सब बन गए। इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कारले की गुफा है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सातवाहन अभी हमने ऊपर पढ़ा, उन्होंने ही बनवाई थी। कारले का चैत्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, चैत्य कारले का। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। हिनसांग 1400 साल पहले आया और इसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। क्रोनोलॉजी आप समझिए, फायान, हुएनसांग और इत्सिंग, ये तीनों आप याद रखिए। फायान किसके समय में आया था? UPSC 2025 प्रीलिम्स ताज़ा क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा होगा। हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में आया और इत्सिंग बाद को आता है। ये वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इन तीनों में से ऐसा कौन था जिसने कहा था कि यहाँ डाकुओं का प्रकोप है? इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नहीं पता हो तो पूछ लेना कि सर आप ही बता दो, मैं बता दूंगा। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा? फाशियन ने, जब फायान भी हम लोग बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, फायान, लेकिन वो जब इंग्लिश में चीनी भाषा में लिखेंगे ना तो फाशियन, फायान, फैनसांग, स्वैनसांग सब ऐसे ही होता है। फायान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपनी जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फायान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। यानी जिसके लिए आया था उसको कैसे फेंक देता, लेकिन फिर भी कुछ तो दिक्कतें आई ही होंगी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। 13 दिन तक आंधी चलती रही। हमें एक दिन में थोड़ा सा गर्मी लगने लगी, हम परेशान हो जाते हैं। वो बीच समुद्र में फंसा हुआ है, 13 दिन तक आंधी चल रही है, उसे पता नहीं जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये जो मैंने इतना सब कलेक्ट किया है, इसको किसी किताब में लिख भी पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। क्या वर्णन किया इसने? समुद्र असीम है। सूर्य, चंद्र, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गया। सोचो, यहाँ से वो इसे जावा पहुंचने में 90 दिन से ज़्यादा लग गया। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। ठीक है। हुएनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। कौन समुद्र के रास्ते लौटा था और कौन जमीन के रास्ते, ये स्टेटमेंट बन सकता है। सीधे स्टेटमेंट बनेगा हुएनसांग जमीन के रास्ते चीन पहुंचा। क्या लिख देगा? तिब्बत, या और लिखेगा बढ़िया से कि हुएनसांग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तिब्बत होते हुए चीन पहुंचा। और हुएनसांग के बारे में लिखेगा कि वह जावा,
इंडोनेशिया, फिलीपींस होते हुए समुद्री मार्ग से चीन पहुंचा। हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमें लगेगा ऐसा ही कुछ तो पढ़ा था और स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इतनी बारीकी से पढ़ना है और इसीलिए मैं इतनी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं भी 4 घंटे की मैराथन लेकर ख़त्म कर सकता हूँ पीपीटी बना के। खैर, ह्वेनसांग भूमार्ग से वापस लौटा। उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थीं। तो उसने सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी की बनी की बुद्ध की मूर्तियाँ, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद में लगा दिया। अब पढ़ते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय भी नालंदा के बारे में करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाकर अवश्य पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना अगले साल प्रबल है। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। ये स्टेटमेंट आ चुका है। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। कारण तो आप बात को बताना। पहले ये सोचिए कि अगर ये स्टेटमेंट आ गया कि किसने बताया है कि मठ के नियम, नालंदा विश्वविद्यालय के मठ के नियम काफ़ी सख्त थे। फायान, ह्वेनसांग, इत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए उसने किसने बताया, ह्वेनसांग ने बताया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। आपने पीवाईक्यू में देखा कि एक स्टेटमेंट आया था अशोक के अभिलेख से, 4 लाइन का पूरा लिखा था और लिखा था ये किसने लिखवाया। नीचे 4 ऑप्शन थे, अशोक, हर्षवर्धन या 2 और ऑप्शन थे। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पीवाईक्यू का फ़ायदा यही है कि जब हम पढ़ते हैं तो वो याद आते रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से कथन कारण, यहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है। चलते हैं भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेटमेंट घुमा देगा और हमें लगेगा कि हाँ, पहले सबको भक्ति का अधिकार नहीं होगा, सिर्फ पुरुषों को होगा या सिर्फ ऊंची जातियों को होगा या सिर्फ धनी व्यक्तियों को होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है जिसे हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा और हर व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। वराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। एरण अभिलेख में वराह के रूप का वर्णन है। सीधे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में वराह के रूप का वर्णन है? एरण अभिलेख लिखेंगे। ऐसे ही एक अभिलेख है जिसमें सती का भी वर्णन है। वह अभिलेख कौन सा है ये आप बताएंगे। क्या वह एरण अभिलेख ही है या कोई और? भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग
आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लग्न और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। जैसे विश्व विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करते गए। तो आप बताइए, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा थी या नहीं? भक्ति शब्द का मतलब क्या है? भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होती है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, जो भी कविता कहानी है, सब महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ईश्वर या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा, किसके द्वारा? अप्पार द्वारा। कौन थे? शिव भक्त। तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था। वेल्लाल क्या होता है, ये पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा, आपको पता होगा। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। क्या इंटरेस्टिंग है। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? आप इसको सोचिएगा। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे, जिसे हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द कहाँ से आया? सबको पता है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। उनके धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होते थे। जब ये सब हो रहा था तो अन्यत्र यानी कहीं और कुछ हो रहा था क्या? हाँ, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने, उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। इस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं, यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। मानचित्र, फिर उसी मानचित्र में जाइए, पता लगाओ ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे किस रास्ते से। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। तो हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था पहले भी, और फिर ब्रिटिश भी आ ही गए। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है? उनके साथ बातचीत का वर्णन करो। आप तो ये लिखो कि दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासक थे। मूवेंदार क्या हुआ करते थे? या सुघोष ने बुद्ध चरित्र लिख दी थी। तो बोधिसत्व क्या होते थे? और हुएनसांग क्या था? भी मिला देते हैं। आप लोग इनको अवश्य किया करिए, जिससे पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और हमने क्या चैप्टर को अच्छे से पढ़ा या नहीं। आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, वही इन्वेस्ट होता है, और उसी वजह से आप मेंस में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। भले ही लिख कर मत देखिए, ओरली कर लीजिए। अच्छा, ये भारत आया था, कारण बताओ, सोचो इस पे 4 पॉइंट, क्योंकि यही काम वो लोग करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं।
हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले हुई। क्या हम कह सकते हैं कि रेशम बनाने की कला इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की है? यस और नॉट? आप इस पे ज़रूर आंसर दीजिएगा, मैं पता लगाऊंगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। चोल चेर पांड्य 2300 साल पूर्व आए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये बुद्ध के बाद आए होंगे या बुद्ध से पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले आया। फाहियान 1600 वर्ष पहले। किसके समय में आया था? यूपीएससी 2025 क्वेश्चन। आप वीडियो नहीं देखें तो इस पे डिस्कशन पड़ा हुआ है, आप देखिए जाकर। ह्वेनसांग की भारत यात्रा पाल की शिव स्तुति की रचना 1400 साल पहले। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। तो ये रहा आपका वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर तो कर ही देते हैं आप लोग, उसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन ही कर लिए हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, देश को प्रगति की ओर अग्रसर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।